हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि वूज़ो की शॉट टूट जाती है, इसलिए वो नई शॉट्स लेने लगता है, जिसे देखकर लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन और आखिर हमारे आउटर डिसाइपल्स की सेरेमनी कब स्टार्ट हुई। जिस पर दूसरा कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं है, अगर ये हमारे ऑनर को वापस ला सकता है तो मैं इसे फुल सपोर्ट करूंगा। और अब धीरे धीरे करके सभी लोग वूज़ो को सपोर्ट करने लगते हैं और अब वूज़ो जाकर चू यिमिंग के सामने फिर से खड़े हो जाता है और उससे फाइट को कंटिन्यू करने के लिए कहता है, जिस पर चू यिमिंग भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगते हैं। जिसके बाद ये फाइट स्टार्ट हो जाती है और जब फाइट स्टार्ट होती है तो सुबह का वक्त होता है और अब देखते हैं कि अब दोपहर के वक्त में चेंज होने लगता है, जहां फाइट अभी भी लगातार चलती रहती है और ऐसे ही शाम हो जाती है, जहां अभी तक फाइट लगातार चल रही होती है और जो बाकी के डिसेबल्स होते हैं वो अब चेयर कर करके भी थक चुके थे। जिसके कुछ देर बाद अब ये फाइट थोड़ी सी रुक जाती है और हम देखते हैं कि चू यिमिंग की स्वॉर्ड बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी और उसकी पावर भी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। लेकिन जब वो वूज़ो को देखता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वूज़ो की पावर में जरा भी कोई फर्क नहीं था और वो अभी भी फुल्ली एनर्जेटिक था। वहीं वूज़ो के पीछे उन टूटे हुए वेपन्स को देख पाते हैं जिन्हें वूज़ो ने आज की फाइट में तोड़ा था और वो कई सारे होते हैं और अब उसके पास इतना सारा स्क्रैप अवेलेबल था जिसे वो आराम से कल्टीवेट कर सकता था। इसलिए वो इस फाइट को भी एंड करने का डिसाइड कर लेता है और कहता है कि अब इस आखिरी अटैक के साथ मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। तो चू यिमिंग भी उसे खत्म करने के लिए उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर जियान चेन भी रेडी हो जाता है और अपनी स्काई सर्विंग स्लैश का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है। उसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो ज़मीन को तोड़ते हुए सीधे उसे जा लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड बची कुची थी वो भी टूट जाती है और वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। वूज़ो की स्काई सर्विंग स्लैश की पावर का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उसकी स्लैश के कारण वहां पर एक भूकंप आ जाता है और अब वूज़ो इस फाइट को विन कर चुका था। इसके बाद चू यिमिंग खून की उल्टियां करते हुए वूज़ो से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास 4 टायर की कॉम्बैट आर्चरी थी तो तुमने इससे पहले यूज क्यों नहीं की? तुमने मेरा पूरा दिन खाया और मुझे बुरी तरीके से टॉर्चर करते रहे, तुम एकदम घटिया इंसान हो। जिस पर वो हंसते हुए कहता है कि ये सब तो मेरा स्टाइल है। उन दोनों की इस बच्चों वाली बहस को देखकर एक डिसेबल दूसरे से कहता है कि ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बाद इस तरीके से क्यों लड़ रहे हैं। जिस पर दूसरा वाला लड़का कहता है कि वूज़ो जितना ही पावरफुल है उतना ही रेकलेस भी है। हमने जितनी भी शॉट्स को बनाया था उसने इन सभी शॉट्स को एक ही बैटल में डिस्ट्रॉय कर दिया। अब चूई वूज़ो से कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेकंड पीक के आउटर डिसेबल्स भी इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तुमने तो आज मुझे मेरी औकात ही याद दिला दी। और कहता है कि आज मेरे पास कोई भी ऐसी स्किल्स नहीं है कि मैं तुम्हें हरा सकूं और मेरी पावर भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसीलिए मैं हार मानता हूं। और फिर वहां से जाने लगता है, जिस पर वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ मुंह उठाकर चले आए और अब तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओगे। तुमने बिना किसी रीजन के ही यहाँ के कई सारे लोगों को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि सेकंड पीक का कोई भी ऑनर नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बिना भरपाई के जिंदा चले जाओगे? तो वो घबराते हुए पूछता है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो? जिस पर वो अपनी पुराने जमाने वाली कैलकुलेटर निकालते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे रुपए देने होंगे। रुपए का सुनकर वो थोड़ी चैन की सांस लेता है कि इसको तो बस रुपए चाहिए है कि एक इतना बड़ा बेवकूफ़ है, मैं तो इसे सिर्फ 1000 रुपये देकर ही काम चला लूंगा। जिसके बाद वो 1000 टेल्स निकालता है और कहता है कि ये लो। तो वूज़ो उसे रोकते हुए कैलकुलेट करने लगता है, जिसमें से वो वेन्यू डैमेज का 320 टेल्स और वेपन डैमेज का 571 टेल्स लगाता है। साथ ही साथ वो 1000 टेल्स मेडिकल फीस के तौर पर लेता है जो कि उनके डिसेबल्स को चोट पहुंची थी। जिसके बाद वो 600 टेल्स उनके मेंटल कंपनसेशन के तौर पर लेता है और फिर सारी कैलकुलेशन करने के बाद वो 500 टेल्स का एक बिल बनाकर उसे दे देता है। ये देखकर ही बेचारे को सदमा लग जाता है कि उसे 5000 टेल्स देने पड़ेंगे। इसीलिए वो वूज़ो को रॉवर बोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे सामने सबमिट नहीं करूंगा और वैसे भी मेरे पास तुम्हें देने के लिए बिल्कुल भी रुपए नहीं है। तो वूज़ो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम तो बहुत बड़े आदमी होगे, लेकिन तुम तो एक नंबर के भिखारी हो। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास एक रुपए नहीं है तो मेरे पास दूसरा मेथड है जिसमें रुपए की कोई जरूरत नहीं है। और यही कहते हुए वो एक क्रीपी सा फेस बना लेता है। अब चूई को कुछ भी समझ में आ पाता उससे पहले ही वूज़ो उसकी लाली, लिपस्टिक, बेल्ट, कपड़े हर एक चीज उतारने लगता है। जिस पर वो उसे रोकने की कोशिश तो करता है कि प्लीज मेरे कपड़े मत उतारो, लेकिन वूज़ो उसकी जरा भी नहीं सुनता है और आखिर में उसका अंग वस्त्र यानी कि उसका कच्छा भी उतार लेता है और चूई को पूरी तरीके से नंगा करके वहां से जाने लगता है और कहता है कि इसे मैं कहता हूँ असली प्रॉफिट। जिसके बाद वो पब्लिकली अनाउंस कर देता है कि जिस किसी को भी सेकंड पीक के डिसेबल से डुएल करना है उसे एक फीस देनी होगी
और अगर कोई भी एक पत्थर भी तोड़ देता है तो उसे 10 टेल्स देने होंगे और वेपन तोड़ने के 100 टेल चार्ज होंगे। साथ ही साथ फाइट की ड्यूरेशन के अनुसार फाइट की फीस भी चार्ज होगी और सेक्रेट पीक के डिसेबल से हारने पर डबल अमाउंट पे करना होगा। लेकिन उसकी बात पर जब किसी का कोई रिस्पांस नहीं आता है तो वो गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा करते हुए सभी लोगों को जल्दी से जाकर उसका एक काम करने के लिए कहता है, जिस पर वो लोग घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से जाने लगते हैं। और कोई लकड़ी का टुकड़ा ढूंढता है तो कोई ब्रश ढूंढता है ताकि वो इस चीज को लेकर बाहर टांग सके। सभी इनर डिसेबल्स को एक आउटर डिसेबल की बात मानता हुआ देखकर चूई को बड़ी हैरानी होती है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वूजो की रियल आइडेंटिटी है क्या। इधर वूजो दूसरे डिसेबल्स को उसकी बात मानता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और मनी मन सोचता है कि बहुत जल्द वो यहाँ का रूलर बन जाएगा। तभी उसके पीछे लॉर्ड मो आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ के रूल्स को सेट करने के राइट्स किसने दे दिए, जिस पर वो पीछे मुड़ते हुए बताने लगता है। लेकिन जैसे ही वो सामने लॉर्ड मो को देखता है तो ये देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो लॉर्ड मो उसके सिर को पकड़ते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक हाई स्टेटस दे रखा है और तुम पहले से ही सेक्रेट पीक के आउटर डिसेबल के तौर पर उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे ही पोजीशन को मुझसे छीनने की कोशिश करो। जिस पर वो जोर डरते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब सेक्रेट पीक के लिए कर रहा है। लेकिन लॉर्ड मो इतने बड़े बेवकूफ तो थे नहीं जो कुछ समझ न सके, इसलिए वो एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं उसे और उस पर किक्स और पंचेस की बारिश कर देते हैं। ये देखकर दूसरे डिसेबल्स घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले लॉर्ड मो को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। तभी लॉर्ड मो पीछे खड़े डिसेबल्स को वूजो के कांटेक्ट में आने के लिए मना करते हैं और उससे बात करने के लिए मना करते हैं क्योंकि वो उसे मैनिपुलेट कर सकता था और फिर वूजो को वहां से घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। जिस देखकर डिसेबल्स कहते हैं कि हमने आज से पहले लॉर्ड मो को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा है, लगता है कि वूजो आज के बाद हमें कभी नहीं देखेगा। इसके कुछ देर बाद हमें वेस्टेज पगोड़ा को दिखाया जाता है जहां पर लॉर्ड मो वूजो को घसीटते हुए लाए थे और फिर उससे उड़ जाने के लिए कहते हैं, जिस पर वूजो भी हंसते हुए उड़ जाता है। तो लॉर्ड मो से वेस्टेज पगोड़ा को साफ करने वाला काम जारी रखने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो नजर घुमा के चारों ओर देखते हैं तो ये देखकर वो भी काफी हैरान हो जाते हैं कि वूजो ने चारों तरफ एकदम 100% क्लीन कर दिया था और कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं थी, बल्कि वेस्टेज पकौड़ा तो अब वेस्टेज पकौड़ा की जगह गोल्डन पकौड़ा दिख रहा था। इसीलिए वो वूजो से पूछते हैं कि क्या ये वाकई तुमने अकेले साफ किया है। तो वूजो कहता है कि मैं अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट हूँ और मैं टाओसेट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी नौटंकी को देखकर लॉर्ड मो उसे पंच मारते हुए चुप करा देते हैं और फिर उससे टाओसेट के पुराने सुजेरियन की रिंग मांगते हैं क्योंकि उन्हें डाई आयो ने इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। इस पर वूजो को बिलीव नहीं होता है कि डाई आयो ने लॉर्ड मो को सब कुछ बता दिया है और फिर वो याद करता है कि उसके पास रिंग कहाँ पर है। तभी उसे याद आता है कि उसने तो अपनी रिंग को अपने रिंकार्नेशन बाउल को एब्जॉर्ब करने के लिए दे दिया था और अब उसके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए वो डरने लगता है क्योंकि अब पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला था। तभी लॉर्ड मो से पूछते हैं कि कहीं तुमने उस रिंग को खो तो नहीं दिया। डाई आयो ने मुझे बताया था कि तुम रिंग को एक्सचेंज करके टाओसेट में एक प्लेस पाना चाहते हो, अदरवाइज मैं इतनी क्यों मेहनत करता तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए। इसलिए मुझे अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो और वो रिंग चुपचाप मुझे दे दो। इस पर अब वूजो थोड़ा झूठ और थोड़ा सच बोलते हुए कहता है कि मेरे पास वो रिंग नहीं है। दरअसल वो रिंग इतनी ज्यादा प्रीशियस थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे अपनी वाइफ को इंगमो को दे दूं, क्योंकि जिग्जी एकेडमी के टाइम पर वो रिंग मुझसे खो सकती थी, लेकिन इस समय वो खुद जिग्जी एकेडमी में है और उसी के पास रिंग भी है। उसकी इस बात को सुनकर लॉर्ड मो को थोड़ा बिलीव तो नहीं होता है, इसीलिए वो उसके बालों को पकड़ते हुए उसे कहते हैं कि तुम जानते हो कि झूठ बोलने का परिणाम क्या हो सकता है। इस पर वो कहता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं आपसे झूठ बोलूंगा, मैं जानता हूँ कि आपसे झूठ बोलने का मतलब सजाए मौत होगा। जिस पर वो उसे छोड़ते हुए कहते हैं कि वो रिंग बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं उसे किसी भी हालत में रिट्राइव करके रहूंगा। इसीलिए हम कुछ ही दिनों में जिग्जी एकेडमी जाएंगे और अगर फिर भी हमें वहाँ रिंग नहीं मिली तो फिर तुम इस सब के लिए तैयार रहना। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही वूजो एक चैन की सांस लेता है और सोचता है कि वो किसी तरीके से कोई मो को बनाकर रिंग के चोरी होने का सारा इल्जाम जिग्जी एकेडमी के ऊपर लगवा देगा, क्योंकि वो किसी भी हालत में ये ब्लेम खुद के ऊपर नहीं लेना चाहता था। इसके बाद जैसे ही वूजो आसपास देखता है तो उसके पास कल्टीवेशन के लिए जरा भी मेटल नहीं होता है, इसलिए वो सोचता है कि उसे कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा ताकि उसके पास लंबे समय तक के लिए मेटल हो जाए। उसका इतना सोच नहीं था कि तभी वहां पर एक और आउटर डिसेबल आता है जो कि ब्रोकन वेपन्स को लाया हुआ था और वो वूजो को बहुत ही रिस्पेक्टफुली इन सारे वेपन्स को वेपन पीक पर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जिस पर वूजो उससे वेपन पीक के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि वेपन पीक वेपन्स बनाने में नंबर 1 है और वहां पर सभी 8 पीक अपने अपने ब्रोकन वेपन्स को भेजते हैं ताकि वो उन्हें दोबारा से पिघलाकर उनकी रिकास्टिंग कर सके और फिर उन वेपन्स को एज अ ट्रेनिंग वेपन्स भी यूज किया जाता है। और उसकी इस इन्फॉर्मेशन के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।